गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका भाग 1 से पार्ट 4 माटी वाली कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इस कहानी में लेखक ने विस्थापन की समस्या से श्रमिक वर्ग को किस तरह से जूझना पड़ रहा है, इसका संवेदनापूर्वक मार्मिक चित्रण किया है। कहानी एक माटी वाली की है। माटी वाली यानी जो माटी खाना से लाकर घर घर माटी बेचती थी, उसके बारे में कहानी है। कहानी पढ़ते हैं। शहर के सैमेल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर। सैमेल का तप्पड़ यानी एक मोहल्ले का नाम है। तप्पड़ यानी खुला मैदान। और बने आखिरी घर की खोली यानी एक छोटी सी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर किसे कहेंगे बेटा? एक कहेंगे कनस्तर, या अपन कह सकते हैं उसको एक पीपा का जैसा। माटी वाली किसने वो उतारा कंटर? माटी वाली ने। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार उनके बच्चे तलक। यानी टिहरी शहर में ऐसा कोई घर नहीं है जो माटी वाली को नहीं जानता हो। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी। यानी घर घर में जो लाल मिट्टी को देती रही वो उस शहर में अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी उसके कोई विपक्ष में नहीं था। यानी कोई भी और माटी वाला नहीं था जो घर घर जाकर माटी बेचा करता था। वो अकेली एक ऐसी महिला थी जो उस शहर में माटी को घर घर पहुंचाती थी। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। यानी जो माटी वाली थी घर घर में जो लाल मिट्टी पहुंचाती थी, और वह मिट्टी किस काम आती थी? चूल्हे चौकों को लिपाई पुताई करने के लिए। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। जैसे अब हम अपनी रसोई को साफ रखते हैं तो उस टाइम पर क्या था? चूल्हे चौकों को लीपने या पोतने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? लाल मिट्टी की। और वो लाल मिट्टी कौन लाता था? माटी वाली। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों को गोबरी और लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। लेखक यहाँ बता रहा है कि वह मिट्टी को चूल्हों को तो लीपने के लिए वो लाल मिट्टी की आवश्यकता होती ही थी, मगर वर्ष 2 वर्ष में मकान की जो कमरों और दीवारों की लिपाई पुताई के लिए भी उस लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। आज के ज़माने में तो क्या है, डिस्टेम्पर करवा दिया, रंग रोगन करवा दिए तो मकान चमक जाता है, मगर उस शहर में उस ज़माने में किससे लिपाई पुताई होती थी? लाल मिट्टी से ही। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं, और जो शहर था उसके अंदर माटा खाना ही नहीं था। माटा खाना क्या होता है बेटा? माटा खान मिट्टी की खान जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है। भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी जो शहर है, टिहरी शहर है, वो कहाँ पर बसा हुआ है? भागीरथी और भिलंगना 2 नदियाँ हैं, उसके बीच में बसा शहर है। उस शहर की जो मिट्टी है वो किस तरह की है? रेतीली। और उस मिट्टी से तो चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेतीली मिट्टी क्या होती है? चिकनी नहीं होती है, तो उससे लिपाई पुताई का काम नहीं किया जा सकता। उस काम के लिए हमेशा क्या यूज़ में लिया जाता था? लाल मिट्टी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं।
घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। यानी वो माटी वाली कैसी थी? एक नाटे कद की, छोटे से उस किससे संबंधित थी? छोटी निम्न जाति से संबंधित थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। यानी शहर वाले माटी वाली को तो जानते ही थे, मगर उसके जो सिर पर रखा रहता था कंटर, जिसमें वो माटी लाती थी, जिसमें वो मिट्टी लाती थी, उसको भी भली भांति पहचानते थे। क्यों पहचानते थे उसके कंटर को? क्योंकि प्रत्येक घर में चूल्हा चौका रोजाना मिट्टी से लीपा जाता था और इसके लिए वह लाल मिट्टी को ही उपयोग में लेते थे। और वह लाल मिट्टी कौन लाता था? माटी वाली। और सारे टिहरी शहर में लाल मिट्टी लाने वाली वह अकेली महिला थी। वह वर्षों से यह काम करती आ रही थी और घरों की जो लिपाई पुताई होती थी उसके लिए हमेशा लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। और वो लाल मिट्टी कौन लाता था? माटी वाली। और शहर से माटा खान काफ़ी दूर था, वह काम अन्य कोई नहीं कर सकता था, वह केवल अकेली करती थी। इसलिए माटी वाली को ही नहीं, लोग उसके कंटर को भी अच्छे से पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल यानी पूरी तरह से भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में उसे आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है, जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। टाइम यानी समय। हमारे घर भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह अपने रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि माटी वाले का जो माटा खान था वो शहर से बहुत दूर था। उसे जाने आने में तकरीबन 1 या 2 घंटा लग जाता था और फिर वो माटा खान से माटी खोदती, फिर उसे अपने सिर पर रखती और वापस उस शहर में आती और फिर उस घर में जाकर उस माटी को बेचती थी। तो इस कारण उसका पूरा दिन ही इसी समय में निकल जाता था, माटी लेकर आना और जाना। तो उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय ही नहीं मिलता था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के एक कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। हड़बड़ी यानी बड़ी जल्दी से खोला। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ।